हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। जो हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, तो आज प्रैक्टिस सेट सेकंड है। ठीक है, आज जो है प्रैक्टिस सेट सेकंड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इसमें 20 प्लस प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है और वही प्रश्न लिए गए हैं जो आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना, इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपका एग्जाम में जरूर बनेगा। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखना और अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों हिंदी में अच्छे नंबर आने चाहिए, तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपके लिए शुरू की गई है। अगर आपके एग्जाम में 16 प्लस हिंदी में नंबर आ रहे हैं, 16 प्लस हिंदी में नंबर आ रहे हैं, 16, 17, 18, तो आपके सिलेक्शन होने की चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हिंदी जो है आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, तो इसलिए हिंदी को हल्के में ना ले। और यहीं पर जितने भी प्रश्न होंगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और यहीं से आपका कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेगा। तो दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू, और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? बिल्कुल नोट कर लेना से कि प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। आपने देखा होगा कि हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। यहाँ पर जो प्रति है ना, वह कौन सा भाषा का उपसर्ग है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके हिंदी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है या फारसी भाषा का है। तो जल्दी से इसका उत्तर बताओ जिसको इसका सही उत्तर पता है। आपसे उम्मीद है कि आप इसका सही उत्तर बताओगे। तो इसका सही उत्तर है संस्कृत। ठीक है, जो प्रति है हमारा वो कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न बनता है, जरूरी नहीं कि आपसे यही पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, ये भी पूछ सकता है कि ये शब्द कौन सी भाषा का है। ठीक है, ये उपसर्ग कौन सी भाषा का है। तो दोनों तरीके से उसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आपका श्रृंगार का तत्सम शब्द है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। तो श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ऑप्शन है इसकी श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार या श्रृंगार होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताओ जल्दी से। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या बैठेगा? आपने नाम तो सुना होगा, बट उसको लिखते कैसे हैं इसको भी ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो है बिल्कुल क्लोज आएंगे और आप वहाँ पर गलती कर दोगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है? श्रृंगार। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, अच्छे से याद कर लेना। श्रृंगार का तत्सम शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में बन चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? ऑप्शन है पश्तो, रोमन, जापानी या अरबी। ठीक है, इसका सही उत्तर बताओ कि अखरोट शब्द किस भाषा का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्तो। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अखरोट शब्द है वो पश्तो भाषा का है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे ही इसको याद कर लेना, वीडियो में आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा। और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखें, और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? पर्याय मतलब पर्यायवाची है। ठीक है, मछली का कौन सा पर्यायवाची है? पर्यायवाची से हमेशा एक प्रश्न आता है और यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा पर्यायवाची रखा गया है, तो बिल्कुल इसे नोट कर लो अच्छे से और इसका सही उत्तर बताओ कमेंट में कि मछली का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शन है आपकी चपला, तोय निधि, अक्षी या झस। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर बताओ कि मछली का पर्यायवाची क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा झस। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मछली का जो पर्यायवाची होता है वह होता है झस होता है। इसको नोट कर लेना, एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है और आपके एग्जाम में भी बनने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। सर्वनाम से प्रश्न हमेशा आता है, तो यहाँ पर से ध्यान से देखो कि जो शब्द है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रश्न यही आता है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों ऐसे भी दिया जा सकता है कि जो या सो, कोई, कुछ, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, ये कौन से सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो दिया है तो बताओ जल्दी से कमेंट में कि यह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन है निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। जल्दी से इसका उत्तर बताओ कि जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। इसका सही उत्तर है संबंधवाचक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर कि संबंधवाचक जो है वह जो भी आता है और सो भी आता है। ठीक है, ये जो दोनों हैं संबंधवाचक को दर्शाते हैं, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। ठीक है, इस तरीके से भी याद करना, जो और सो जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट है आपका
समानिधिकरण किस अवयव का भेद है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। समानिधिकरण किस अवयव का भेद है, इसको जल्दी से बताओ, ठीक है। ऑप्शन है आपके समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मय बोधक। जल्दी से इसका उत्तर बताओ जिसको इसका सही उत्तर पता है कि समानिधिकरण किस अवयव का भेद है, ठीक है। ये किसी का भेद है और यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, समुच्चय बोधक का, क्रिया विशेषण का, विस्मय बोधक का, संबंध बोधक का। अवयव आपने पढ़े होंगे, तो उनमें से किसका भेद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समुच्चय बोधक, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक का ही हमारा भेद होता है समानिधिकरण। नेक्स्ट है आपका, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण को ध्यान से पढ़ के जाना, वहाँ से प्रश्न जरूर बनता है और बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रतिदिन जो है इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ कि प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है। इसका सही उत्तर है कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये परीक्षा में आ चुका है, ध्यान में देना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है और जिसमें आप गलती कर जाते हो और उसका उत्तर गलत कर देते हो। आपको वो प्रश्न आता होगा पर प्रश्न को किस तरीके से पूछा है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया कि प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है, तो वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। ऐसे क्रिया विशेषण जहाँ नाप तोल का भाव पता चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसे ध्यान में रखना। और कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिसमें समय का बोध होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है? एक समय तो है, प्रतिदिन, आज, कल, ये सब समय है। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। और नेक्स्ट आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पर एक स्थान के बारे में कहेगा तो वो होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेगा, ठीक है। जैसे राम भीतर सो रहा है, ठीक है, राम भीतर सो रहा है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? वो है सो, ठीक है। और कहाँ पर सो रहा है? भीतर, जो मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया क्या हो गई यहाँ पर? सो हो गया, तो उसकी विशेषता क्या है? वह भीतर सो रहा है। सो तो रहा है वो, पर कहाँ सो रहा है? भीतर। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, भीतर। तो भीतर क्या हो गया? एक स्थान हो गया, तो ये कौन सा वाचक होगा? स्थानवाचक होगा, ठीक है। इसको आपको ऐसे अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है आपका, कुल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर देता है यूकेपीएससी भी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुल और कूल शब्द का सही अर्थ क्या होगा, हमें ऑप्शन देके बताना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, तो बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? वंश और गमन, ठीक है। और दूसरे का है वंश और किनारा बोलते हैं, किनारा वंश बोलते हैं, सब और वंश बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। जो सबसे पहले कुल दिया है, ठीक है, कुल का दो अर्थ निकलता है। कुल का मतलब होता है सब होता है, ठीक है। और दूसरा जो इसका अर्थ होता है वो होता है आपका वंश। कुल का मतलब वंश भी तो होता है, वंश को भी हम कुल बोलते हैं कि हमारे कुल का है, हमारे वंश का है। तो ये दो इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। और जो कूल होता है, कूल ध्यान से देखना है, कूल में बड़ी ऊ की मात्रा है, उसमें छोटी ऊ की मात्रा है। इसका मतलब होता है किनारा। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है किनारा होता है। ध्यान से देखना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जो कूल है, कूल का यहाँ पर किनारा कहाँ पर? देखो वो पीछे है, इसके पीछे है, ठीक है। आगे मत कर देना क्योंकि कूल तो पीछे है ना, तो कूल का किनारा हो जाएगा। और यहाँ पर कुल जो है, मैंने क्या कहा था? सब होता है, ये तो वंश होता है। तो यहाँ पर देखो सब करेंगे तो वंश जो है कूल का नहीं बैठेगा, पर ये बैठ रहा है यहाँ पर, कुल का वंश बैठ रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करना है, उनके अर्थ आपको पता होने चाहिए, ऐसे आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें आप गलती करते हो कि इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन है दीमक, रात, वर्षा या विधुर। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ, इसका प्रयोग करके जल्दी से उत्तर बताओ कि कौन सा इसमें से पुल्लिंग होगा। दीमक होगा, रात होगा, वर्षा होगी या विधुर होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जो पुल्लिंग है उसमें आप वाक्य प्रयोग करके देखोगे तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो बैठ रहा है आपका विधुर, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विधुर क्या है? यहाँ पर पुल्लिंग है, ध्यान में रखना, ठीक है। और जो वर्षा है, वर्षा हो रही है, तो हो रही है आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी जो है सारे स्त्रीलिंग है और ये ऑप्शन डी आपको क्या बैठ जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। बिल्कुल इसे नोट कर लेना, अच्छे से पुल्लिंग को वाक्य प्रयोग करके देखना, तभी आपको पता लगेगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छे लेवल का प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना
कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि, ठीक है, जो हमारी लिपि है देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, क्या नहीं है, उसकी वर्ण ध्वनि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपके ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि और दंतोष्ठीय ध्वनि, ठीक है। इसका जल्दी से सही उत्तर बताओ कि देवनागरी लिपि की कौन सी वर्ण ध्वनि नहीं है। तो इसका सही उत्तर है आपका ग्रीवा ध्वनि, ठीक। ग्रीवा ध्वनि इसकी वर्ण ध्वनि नहीं है, किसकी, देवनागरी लिपि की। दोस्तों मूर्धा ध्वनि भी आती है, कंठ ध्वनि भी आता है और दंतोष्ठ ध्वनि भी आती है, पर ग्रीवा ध्वनि नहीं आती है। तो इसको ऐसे भी पढ़ लेना, अच्छे से प्रश्न आ सकता है और एग्जाम में ये बन चुका है। नेक्स्ट आपका हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काव्य से हमेशा आपका एक प्रश्न आता है और यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रखा गया है कि हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है। ऑप्शन आपके दिनकर, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और भगवती चरण वर्मा। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ कि हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है, ठीक है। सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिम तरंगिणी किसका हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी का हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। काल से आपका हमेशा प्रश्न आता है और इसको यहीं पर नोट कर लेना, प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ चुका है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इसका सही उत्तर बताओ जल्दी से। जिसको इसका सही उत्तर पता है, आपसे उम्मीद है आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा, इसका सही उत्तर बताओ कि दीपा पौधों को पानी दे रही थी। ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। मैं आपको अच्छे से इसको समझाऊंगा ताकि इससे कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको गलत करके नहीं आओगे। तो दोस्तों दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल का अर्थ होता है कि कार्य जो है भूतकाल में प्रारंभ हो चुका है परंतु उसकी समाप्ति का बोध नहीं है, वह कार्य समाप्त हो चुका है या पूरा हो चुका है इसकी जानकारी हमें नहीं है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, कार्य जो है भूतकाल में शुरू हो गया है परंतु उसकी जानकारी हमें नहीं है कि वह कार्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पर आप वाक्य में देखो कि दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि दीपा पौधों को पानी दे रही थी। इसको ध्यान से पढ़ो कि दीपा पौधों को पानी दे रही थी। किसी ने देखा कि दीपा जो है वो पौधों को पानी दे रही है परंतु उसने पानी पूरा दिया या नहीं दिया, वह कार्य समाप्त किया, इसका बोध हमें नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पर भाव से पता लग रहा होगा कि दीपा पौधों को पानी दे रही थी, ठीक है, दे रही थी परंतु उसने पूरा काम किया या नहीं किया इसका बोध नहीं है। तो ऐसे में आपको अपूर्ण भूतकाल यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने क्या बताया था, अपूर्ण भूतकाल जिसमें भूतकाल में कार्य प्रारंभ हो चुका है, ठीक है, दे रही थी मतलब उसने पानी दे रही थी, ठीक है। अब जो वर्तमान में उस कार्य का समाप्ति का बोध नहीं है तो वो क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, ध्यान से देखो, ठीक है, ट्रिक इसकी ध्यान से देख लो। अपूर्ण भूतकाल की ट्रिक है कि लास्ट में अगर आपका रही थे, रहे थे, रहा था, ध्यान से देखना क्या आएगा, रहा था, ठीक है, रही थी, बिल्कुल नोट कर लेना से अगर जिसको नहीं आता, और रहे थे, अगर ये 3 आपको दिखेगा तो वहाँ पर आपका अपूर्ण भूतकाल होगा। बिल्कुल इसे नोट कर लेना, रहा था, रही थे और रही थे, अगर यहीं पर आएगा तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। और आप डेफिनेशन को भी अच्छे से याद करके रखना। जो आसन्न भूतकाल होता है इसका मतलब होता है कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, आसन्न भूतकाल होता है। कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, आसन्न भूतकाल होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। और जो ऑप्शन सी है पूर्ण भूतकाल, इसका अर्थ होता है कि कार्य भूतकाल में हो चुका है परंतु बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, ठीक है, कार्य को बीते हुए काफ़ी समय हो चुका है, तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल आता है, ठीक है। ये इसको ध्यान से देखना, अर्थ से आपको समझ में आ जाएगा। और जो ऑप्शन डी है इसका अर्थ होता है कि कार्य जो है भूतकाल में होना था परंतु वो हुआ या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है। जो अपूर्ण भूतकाल है और संदिग्ध भूतकाल, इनमें कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल का मतलब है कि कार्य जो है प्रारंभ हो चुका है भूतकाल में परंतु उसका समाप्ति का बोध नहीं है, और संदिग्ध भूतकाल में होता है कि कार्य जो है भूतकाल में ही पूर्ण होना था, इसमें तो आरंभ हो चुका है और समाप्ति का बोध नहीं है। इसमें यह है कि कार्य जो है भूतकाल में समाप्त होना था, तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, उनको भी हेल्प मिल सके
और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को ऑन नहीं किया, मतलब ऑल पे नहीं किया है, तो उसको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आप जो है बेल आइकन को ऑल पे करो। ठीक है, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा कोई भी अगर वीडियो आएगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों वाक्य से आपका हमेशा प्रश्न आता है और यहाँ पर देखो ये परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, रिपीट प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। तो वाक्य क्या है आपका, माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। ध्यान से देखना, माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। दोस्तों ऑप्शन है आपके मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ जिसको सही उत्तर पता है। आपसे उम्मीद है कि आप इसका सही उत्तर दोगे। पहले वाक्य को अच्छे से पढ़ो कि माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य यहाँ पर सही बैठेगा। ध्यान से पढ़ो वाक्य को, तभी आपको समझ में आएगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी जो सारे उपवाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी जितने भी उपवाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं, मतलब वो उस पर डिपेंड हो रहे होंगे। आपको ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो होता है हमारा मिश्र वाक्य होता है। इसको सीधे ऐसे पहचानना है आपको कि अगर कहीं पर आ जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। इनके जो योजक चिन्ह हैं उनको याद कर लेना, तो आप इसको आसानी से ऐसे ही कर पाओगे। ठीक है, जैसे और, तथा, या, ये सब किसके होते हैं, संयुक्त वाक्य के होते हैं। तो इनके आप योजक चिन्ह जरूर याद करना। नेक्स्ट आपका किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है आपके लोप चिन्ह का, लाघव चिन्ह का, रेखांकन या विवरण। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के जो अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह से हमेशा प्रश्न आता है, तो देख के जाना। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, किसका करते हैं, रेखांकन का करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हमेशा आपका मुहावरे से प्रश्न बनता है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखा गया है कि शहद लगाकर चाटना। क्या है, शहद लगाकर चाटना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसमें 90% अभ्यर्थी गलत करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना कि किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठ जाना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कीमती होना, ऑप्शन सी है पसंदीदा होना, ऑप्शन डी है आपका बड़ा चढ़ाकर कहना। ठीक, तो इसका सही उत्तर बताओ जल्दी से कि शहद लगाकर चाटने का अर्थ क्या होता है। इसका सही उत्तर है आपका किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठ जाना। बिल्कुल सही बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठ जाना शहद लगाकर चाटने का अर्थ होता है। ठीक है, आप ज़्यादातर इसको कर रहे होंगे पसंदीदा होना। ठीक है, पसंदीदा होना गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठ जाना बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है। ठीक है, जो थोड़ा जानता है उसको हम क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमेशा प्रश्न आता है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। ठीक है, जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। काफ़ी बार ये प्रश्न पढ़ा होगा और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आता है। ऑप्शन ए है अवज्ञ, अल्प, अल्पज्ञ या सर्वज्ञ। ठीक है, जो थोड़ा जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, इसका जल्दी से सही उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अल्पज्ञ है। क्या है, अल्पज्ञ है, उसे हम क्या कहते हैं, जो थोड़ा जानता है। अल्प मत कर देना, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है इसका मतलब होता है थोड़ा, पर ये बोला कि जो थोड़ा जानता है। ठीक है, इसको ऐसे याद करना। देखो दोस्तों, अल्प माने क्या होता है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा और ज्ञों का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञों का मतलब होता है ज्ञान। जो थोड़ा ज्ञान, जो थोड़ा जानता हो उसे थोड़ा ज्ञान तो होगा, तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। थोड़ा सा उसको बारीक से देखो। ठीक है, शब्द लिखा क्या है वहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा। अल्प माने होता है थोड़ा और ज्ञान माने होता है ज्ञान होता है, तो अल्पज्ञ हो गया। क्या हो गया, अल्पज्ञ हो गया। सर्वज्ञ, तो सर्व का मतलब क्या होता है, सब कुछ। सर्व माने क्या होता है, सब कुछ तो होता है। ठीक है, सब कुछ। और ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है और अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा जानता है। बिल्कुल इसे नोट कर लेना, अल्प मत कर देना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। बिल्कुल नोट कर लेना इसे। ठीक है, ऐहिक शब्द का विलोम है। विलोम शब्द दोस्तों रिपीट होंगे, इसलिए विलोम शब्द को ध्यान से देखना और पर्यायवाची को भी ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐहिक शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है आपके भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक
या अहलौकिक? जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ कि ऐहिक का विलोम क्या होता है। ऐहिक लिखा है, ठीक है, ऐहिक, इसका विलोम क्या होगा? जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर है आपका पारलौकिक। पारलौकिक का विलोम होता है ऐहिक होता है, ठीक है, इसे नोट कर लेना, बिल्कुल एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्या बोला आपसे? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बिल्कुल इसे नोट कर लो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन आपके मनहई, विद्वता, सोना या खुशी। इसका सही उत्तर बताओ कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान से पढ़ो, ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका जल्दी से सही उत्तर बताओ। आपसे उम्मीद है कि आप इसका सही उत्तर बताओगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका सोना, ठीक है। सोना जो है वो एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। और भाववाचक संज्ञा को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि भाववाचक का मतलब क्या होता है? जिसको आप छू नहीं सकते वो भाववाचक संज्ञा है। जिसको आप छू नहीं सकते वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, मनहई, जो मनहई है इसको हम छू नहीं सकते तो ये है भाववाचक संज्ञा। विद्वता, ये भी एक भाववाचक संज्ञा है, इसको हम टच नहीं कर सकते। और जो खुशी है, खुशी तो एक भाव होता है, उसको हम छू थोड़ी सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। परंतु जो सोना है, सोना जो होता है इसको हम टच कर सकते हैं। एक क्या है? द्रव्य है, ठोस धातु है, तो इसको हम टच कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? आपका भाववाचक संज्ञा नहीं हो गया, ठीक है। ऐसे आप इसको पहचान सकते हो। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है, ठीक है। बताना है कि कौन सी क्रिया का सही भेद है। तो यहाँ पर आपका वाक्य है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, ठीक है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ऑप्शन है आपके, नाम धातु है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या कृदंत है, ठीक है। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बैठेगा कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया, ठीक है। इसका सही उत्तर है आपका द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो दोस्तों अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताना कमेंट में कि कितना आपका स्कोर बैठ रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर वीडियो को शेयर करना। आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। नेक्स्ट आपका, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। बहुत ही सिंपल है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके ग, झ, नौ या मौ। इसका सही उत्तर बताओ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका झ, ठीक है। ज़्यादातर अभ्यर्थियों को ये प्रश्न आ गया होगा कि तालव्य जो है वो है आपका जौ। जो चौ वर्ग होता है वो आपका क्या होता है? तालव्य होता है। और जो क वर्ग होता है आपका क्या होता है? कंठ्य होता है। ऐसे सारे वर्ग होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने 20+, ठीक है, आपको लगभग यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 20+, 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जितना आपका स्कोर बैठ रहा है कमेंट में जरूर बताना आपका स्कोर। अगर आपके इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करके आओगे और आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। तो दोस्तों आपकी परीक्षा में यहाँ पर 15 से 16 दिन बचे हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट जरूर करनी चाहिए। तो हिंदी की प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की गई है, इसे आप जरूर देखना, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इससे आपका रिवीजन भी होगा और जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो भी अच्छे से यहाँ पर आ जाएगा और आप एग्जाम में सही करके आओगे। तो हमारे चैनल पे 10 फुल प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कराई गई थी, तो उसे आप जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 10 प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और करंट अफेयर्स की क्लासेस भी जरूर करना। हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लासेस भी शुरू की गई है। नेशनल करंट अफेयर्स भी और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की दोनों की क्लासेस शुरू की गई थी। उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लासेस भी कराई गई हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें और अपना ध्यान जरूर रखें।